जी हाँ, आईपीएस लाकी चौहान, बस नाम ही काफ़ी है। कुछ जनता जहां पुलिस को खौफ मानती है, उन दीवारों को चकनाचूर करती हुई दमदार महिला आईपीएस लाकी चौहान ने हंसते खेलते मिजाज में त्रिपुरा पायोनियर को समय दिए। राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखने वाली आईपीएस लाकी चौहान, जिन्हें आदर से चाहमना भी कहा जाता है, हमारे इस खास कार्यक्रम में मैडम को सलाम, जो कि विशेषकर महिलाओं को समर्पित है, अपनी राय और सुझाव देने के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो आइए मिलते हैं आईपीएस लाकी चौहान जी से। हमारे ये खास जो कार्यक्रम है, मैडम को सलाम, इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम यहाँ पर मैडम से कुछ प्रश्न पूछेंगे जनता की तरफ से। जनता मैडम से जानना चाहती है, तो पहले हम मैडम के परिवार के कुछ जानना चाहेंगे। सेकंड स्टेज में हम जाएंगे, तो वहाँ पर मैडम जो कि एक आईपीएस अफसर है, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो कि आगे जाकर आईपीएस अफसर बनना तो चाहते हैं, तो कैसे कैसे तैयारी करें, वो भी हम मैडम के मुँह से जानेंगे। हम फिर थर्ड स्टेज में आएंगे। मैडम एक पुलिस अफसर है, तो चोर और पुलिस से खेल तो लगा ही रहता है। फिर फोर्थ स्टेज में हम हमारे समाज की जो महिलाएं जो है, उनके उद्देश्य में अगर मैडम कुछ कहना चाहेंगे तो हम जरूर सुनेंगे। मैडम नमस्ते, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं उत्तम सिन्हा फ्रॉम त्रिपुरा पायोनियर यूट्यूब चैनल, ही इज सुमन सिन्हा एंड योर नेम प्लीज। हम आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले हम आपके जो परिवार परिजन के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे पूज्य पिताजी माता जी का नाम, तो आपके कितने भाई बहन हैं, आप लोग, आप कहाँ के रहने वाली है, कहाँ से आप आए हैं त्रिपुरा में, वो जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी का नाम श्री नोता सिंह चौहान, बिजनेस में। मेरी माता जी सुमन चौहान, वो एक टीचर थी, और हम 3 बहनें हैं और हमारा सबसे छोटा भाई है, तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से हूँ। मेरे शहर का नाम खुर्जा है, ये पॉटरी सिटी के नाम से फेमस है। आज इस मंच से हम आपके जो पिताजी माताजी जो है, हम उनका भी स्वागत करते हैं और हम उनको भी अपना प्रणाम देते हैं। हम आप शुरू में कौन सी पाठशाला गई थी, फिर वहाँ से आप कौन सी स्कूल में गई, फिर आप कौन से कॉलेज में गई, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई न कोई शिक्षा गुरु का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है, तो आप किससे अपना शिक्षा गुरु मानती है और आपके जीवन पर उनका कैसा असर रहा? स्कूलिंग खुर्जा से ही हुई, वहाँ पे केपी पब्लिक स्कूल। उसके बाद में फॉर 9th and 10th मैं राजस्थान में एक शहर भीलवाड़ा, तो वहाँ से मैंने 9th 10th किया सेंट्रल एकेडमी स्कूल से। भीलवाड़ा से? हाँ, भीलवाड़ा। वो नाम हमने भी सुना है जी। टेक्सटाइल के लिए फेमस है। तो उसके बाद में मैं वापस अपने शहर आ गई थी, फिर वहीं कॉलेज से, EKP कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और NREC कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो ये मेरी स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में वहाँ से है। जो आपने पूछा शिक्षा गुरु के बारे में, तो मेरे ऊपर एक गुरु के हिसाब से जो प्रभाव रहा वो मेरी माताजी का ही रहा, क्योंकि मेरी माताजी भी एक टीचर नहीं है, तो जितना भी था, मतलब पढ़ने में अगर कोई समस्या हुई तो हमेशा उन्होंने हमारी मदद की। तो एक गुरु के हिसाब से जो प्रभाव है वो उन्हीं का रहा, और मैं उन्हीं की जो अच्छी आदतें हैं और जो सच्चाई है और जो स्पष्टवादिता है, वो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और ज़िंदगी भर फॉलो करती हूँ। तो हम भी आपके माताजी को, जो कि हमारी भी माता समान है, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। माता जी प्रणाम आपको। तो मैं देखिए, बचपन में ही हम लोग
तय कर लेते हैं कि हमारा एम इन लाइफ क्या होना चाहिए? अगर कोई भी स्टूडेंट लाइफ एम लेस हो जाए तो इन फ्यूचर वो जाके थोड़ा उसमें गड़बड़ी पैदा हो सकता है। तो आपके जीवन का मूल उद्देश्य के IPS अफसर ही बनना था और आपने यही पथ क्यों चुना? एक्चुअली जब आप बहुत छोटे होते हैं तो खास तौर से हमारे तरफ और हमारे परिवार में बच्चा जब 2-3 साल का जब से वो बोलना सीखता है तब से उसी से पूछने लगते हैं बड़े होकर क्या बनोगे, आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो बच्चा भी सोचता है कि क्या बनना है। तो ये चीज़ें बहुत कम उम्र में बच्चे के दिमाग में आ जाती है कुछ बनना है बड़े होकर। तो तब छोटे थे हम 3-4 साल के, तो ऐसे बोलते हैं क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे कि पायलट बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं KG क्लास में थी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे एक प्राइज़ मिला, वो कलेक्टर से मिला। तो मेरे पापा मेरे साथ गए थे। तो उस समय मेरे पापा ने कहा कि बेटा बड़े होके आपको प्राइज किसने दिया? DM ने। तो बड़े होके आपको ये बनना है। तो वो दिन था कि मैं बस मुझे मीनिंग नहीं पता था क्या है कैसे है, लेकिन हाँ बड़े होके मुझे कलेक्टर बनना है। थोड़े और बड़े होते गए दिखता रहा SP DM मतलब क्या पद है, क्या स्थान है। तो उसके बाद में कभी मैंने किसी और लाइन के बारे में नहीं सोचा। जब से मुझे समझ आई मैंने सिर्फ इसी की तैयारी की और बचपन से ही, जो आप कह रहे हैं कि बचपन से ही मेरा ये था कि मुझे सिर्फ सिविल सर्विसेज में जाना है, SP या DM बनना है। अच्छा। तो मैडम जैसे कि अभी आपने कहा वो जो सीट जो एक IPS अफसर बनना था या कलेक्टर बनना था वो स्काउट किया था आपके पिताजी ने। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी आपको भी। तो अभी हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज में। जैसे कि मतलब हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है बड़े होकर IPS अफसर बनना चाहते हैं, IAS या IFS अफसर बनना चाहते हैं। तो सेकंड स्टेज का जो पहला जो प्रश्न हम जानना चाहेंगे आपसे, जो छात्र या छात्रा बड़े होकर एक, देखिए किसी की तो मतलब शुरू से ही सोच होती है कि मुझे सिर्फ इसी सेक्टर में जाना है, मुझे कुछ समाज की सेवा इस तरीके से करनी है, सिविल सेवा में जाके, सिविल सर्विसेज में जाके। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बड़े होकर मुझे डॉक्टर बनना है और इस तरह से मुझे समाज की सेवा करनी है। इंजीनियर होते हैं वो भी देश की सेवा करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो रिसर्च हो गई, कोई भी चीज़ हो गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर पहले से ही इस तरह की इच्छा है कि हमें IPS IAS या बाकी सर्विसेज IRS है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम से हम लोग जाते हैं, IFS भी है, तो कि इन्हीं में जाके हमें करना है, तो पहले से अपना एम क्लियर रखने से अच्छा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी सेवा की इच्छा है और आपका कोई भी क्षेत्र है, तो क्योंकि स्पेशलाइजेशन जो है, अब डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कुछ भी हुए, वो ग्रेजुएशन लेवल पे जाके होता है। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, शायद प्रशासन में जाके मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो उस समय भी आप इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 साल का बच्चा डिसाइड करे कि 15 साल का कि 20 साल का। एक IPS अफसर बनने के लिए जैसे कि हम 11th से शुरू होता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम जो होता है, इन तीनों में से कौन सा चाहिए होता है? इसे बनने के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये स्ट्रीम चाहिए या साइंस चाहिए या आर्ट्स चाहिए या डॉक्टरी चाहिए या हॉर्टिकल्चर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशलाइजेशन इसमें सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने जो भी दर्शक है, जो भी छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि IPS अफसर बनने के लिए कोई स्पेशलाइजेशन जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस चाहिए नहीं होता है, कोई भी स्ट्रीम में आप जा सकते हैं, बस आपको ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे मतलब आप जो सब्जेक्ट्स लेंगे, जो ऑप्शनल लेंगे, वो आप किस स्ट्रीम में लेते हो उस स्ट्रीम से होने से अच्छा रहता है। अच्छा। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में पहले से पढ़ा है तो आप अच्छे से उसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मतलब जैसे कि हम भी जानते हैं कि IPS परीक्षा जो है, जो कि UPSC द्वारा परिचालित किया जाता है, तो उसमें उस परीक्षा में हर साल लगभग कितने परीक्षा की परीक्षा देते हैं और अंत में कितने जनों का चुनाव किया जाता है? ये नंबर डिपेंड करता है, हर साल चेंज होता है। लगभग 8 से 10 लाख लोग शायद फॉर्म भरते हैं
फिर इसमें से लगभग 3 से 5 लाख लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम लिखते होंगे, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज मेंस का लेवल क्वालिफाई करते हैं। और फिर वैकेंसीज डिपेंड करती है कि वो कितनी भी हो सकती है, 300 से लेके 1000-1100 तक वैकेंसीज हो सकती हैं, जिसमें सारी ये हमारे IAS, IPS एंड अदर अलाइड सर्विसेज के लिए सिलेक्शन होता है। अच्छा, मैं इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न जो है कितने चरणों का होता है और कुल अंक टोटल मार्क्स कितना होता है? प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, तो इसमें अगर मैं एक सिंगल लाइन में कहूँ कि स्पेशली इसका है इसका ऐसा नहीं है। इसके लिए बेसिकली आपको मतलब अपने सराउंडिंग्स के बारे में एकदम अवेयर होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट द हैपनिंग्स इंटरनेशनल, नेशनल। मतलब जनरली जब हम तैयारी करते थे तो एक लाइन बोली जाती थी कि एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग सन कैन कम इन दिस एग्जाम। तो कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है कि उसे हम छोड़ दें। कोई सोशल इशू भी हो सकता है जो इसमें आ सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एवरीथिंग। बेसिक्स भी आपको आना चाहिए और उसके बारे में करंट में क्या हैपनिंग्स हैं वो भी आपको आनी चाहिए। तो जो चरणों की आपने बात करी, ये 3 चरण में होता है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, तो 2 आर क्वालिफाइंग। उसके बाद में मेंस का एग्जाम होता है, जो प्री में क्वालिफाई करते हैं वो मेंस के लिए लिखते हैं। मेंस के ही नंबर इंटरव्यू के मार्क्स के साथ ऐड होते हैं आपकी रैंक बनाने के लिए। तो मेंस में जितना मतलब मैं बता सकती हूँ अभी, तो जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, आपको ऑप्शनल लेना होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। एसए का पेपर होता है जिनके मार्क्स ऐड होते हैं, और हिंदी नहीं, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में से, जैसे कि मैंने तो हिंदी ली थी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में से। उसके बाद में 275 का मेरे ख्याल से इंटरव्यू होता है। तो मेंस में जितने आपके मार्क्स आए और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आए वो ऐड होने के बाद में फाइनल लिस्ट निकलती है। तो मैडम और एक प्रश्न, हो सकता है कि कोई परीक्षा की जो है कई बार परीक्षा देते हुए भी वो पास नहीं कर पा रहा है, ऐसा होता है कभी कभी कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दिया तो नहीं हुआ तो उसने छोड़ दिया। तो अगर कोई छात्र या छात्रा सोचे तो मन में ठान ले कि नहीं मुझे तो एक ही बार में पास करना है, उत्तीर्ण होना है, तो उसके लिए उन छात्र छात्राओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या, कैसे, किसे क्या करना है, कब से करना है? देखिए, अगर जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं, इसकी तैयारी तभी से शुरू कर देनी चाहिए। पूरा सिलेबस सभी आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, पेपर का पैटर्न इंटरनेट पे मिल जाता है, लास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स मिल जाते हैं। और अगर दिल्ली शहर है या बाकी मेट्रो शहर है तो स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, और आजकल ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो ग्रेजुएशन में जब आप एंट्री लेते हैं तो तभी ये शुरुआत कर देने से अच्छा है, तो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं। फाइनली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है या 3rd ईयर में जब आप हैं, तो उस समय से इसका मतलब पूरा दिलो जान से इसमें एफर्ट्स डाल देना चाहिए। और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल की अगर कठिन मेहनत हो गई तो डेफिनेटली सक्सेस आएगा ही आएगा। तो मैम IPS में सफल होने के बाद भारत में, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर कैसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है? ये ट्रेनिंग कहे तो जैसे कि प्रोफेशनल पीरियड भी हो सकता है, कितने समय का हो सकता है? IPS में सिलेक्शन के बाद हमारा पहले फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि मसूरी में होता है, वो IAS के लिए अकेडमी है 3 महीने की। उसके बाद में हमारी अकेडमी है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद, जहाँ IPS की ट्रेनिंग होती है लगभग 1 साल। फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो आपका कार्डर मिलता है, उसमें 6 महीने। फिर हमारी अकेडमी में वापस फेज 2 की ट्रेनिंग होती है 2 महीने की। तो अगर हम देखें तो लगभग ये प्रोबेशन पीरियड हमारा 2 साल के लगभग का हो जाता है। तो उसके बाद सफल IPS अफसर। धन्यवाद मैडम। तो मैडम इसी सेकंड स्टेज और एक प्रश्न, जैसे कि IPS अफसर बनने के लिए मिनिमम हाइट, मिनिमम एज क्या होना चाहिए? देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स है।
तो IPS बने या IAS बने, मिनिमम 20 बने। IPS में हाइट का है तो मेरे ख्याल से मेल पर्सन्स के लिए 165 जनरल के लिए एंड 145 फॉर फीमेल एंड मेरे ख्याल से सिर्फ इसमें ST के लिए हाइट का कुछ रिजर्वेशन है, एग्जैक्ट आई डोंट नो। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जिस एरिया में, जैसे हिली एरिया भी होता है, वहाँ के लोग थोड़ा हाइट में छोटे होते हैं, ऐसा होता है, तो एरिया बेस्ड मतलब ये थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है हाइट में है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो मैं आपको भी बताऊँ। अच्छा ओके मैम। अभी मैम वो है ये थोड़ा पॉकेट मनी की मतलब प्रश्न है, पॉकेट मनी तो पॉकेट में हर महीने के बाद कितना आता है? तो एक IPS अफसर की सैलरी जो है वो कितना तक हो सकता है? शुरुआत जो है वो कहाँ से हो सकता है? 7th पे कमीशन से, तो बेसिक जो एंट्री है वो लेवल 10 में है, तो अच्छा। एंट्री है 56,100 से, इस पे DA वगैरह अलग से लगता है। और अगर हम हाईएस्ट लेवल पे जाएं तो अभी मतलब 7 पे कमीशन के हिसाब से 2,25,000 एंट्री पे रहेगा हाईएस्ट लेवल में, मतलब DGP का जो होना चाहिए, और उस पर बाकी DA एंड अदर थिंग्स दैट आर इन एडिशन। मतलब समय समय पर जो भी होता है, और ये जैसे जैसे पे कमीशन चेंज होंगी तो ये भी चेंज होता है, इसलिए मेरी सर्विस अगर 35 साल की है तो अब उस समय मेरी तनख्वाह कितनी होगी वो मैं आज नहीं बता सकती। तो यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सैलरी जो है घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। देखिए सरकार हमें उतना देती है कि हम एक सेटिस्फाइड डिग्निफाइड लाइफ अच्छे स्टैंडर्ड से जी सकें। धन्यवाद मैडम। थोड़ा एक IPS अफसर की प्रधान भूमिका जो है, मेन रोल जो है वो क्या होता है? देखिए मेनली जो पुलिस का मेन काम है वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, पब्लिक पीस मेंटेनेंस, क्राइम कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो IPS ऑफिसर का इन्हीं सभी क्षेत्रों में लीडरशिप स्किल दिखाना, टू हैव द कमांड एंड कंट्रोल, एंड इन एडिशन टू स्टेट पुलिस अदर CAPF ऑल्सो, जो बाकी फोर्सेस हैं उसमें भी हमारा लीडरशिप रोल रहता है। तो मैं यहाँ पर हम थोड़ा अलग से प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप त्रिपुरा में जब पहली बार जब पोस्टिंग होते आई, मैं आप पहली कहाँ पर आपका पोस्टिंग हुआ था? मैं जब त्रिपुरा में पहली बार आई तो क्योंकि प्रोबेशन पीरियड रहता है शुरू के 6 महीने, तो 1 महीने के लिए पश्चिम थाना अगरतला में, और उसके बाद 3 महीने के लिए हम लोगों को रूरल थाना दिया जाता है जिसमें हमें OC बनाया जाता है। तो वो मैं थी सिधाई मोहनपुर थाने में। तो मैं आप कभी भी SDPO रही थी क्या? मैं SDPO तेलियामुड़ा रही थी। उसके बाद आप गई अगरतला में? जी नहीं, मैं फिर उसके बाद में एडिशनल SP धर्मनगर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर मैं गई ट्रांसफर होकर एडिशनल SP अर्बन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगरतला, फिर वहाँ से सीधे आ जाती है SP होकर। तो यहाँ पर हम दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे कि पहले ये ऊनकोटी जो डिस्ट्रिक्ट जो था पहले वो नॉर्थ के साथ मिला हुआ था, तो हम सब जानते थे कि पहले एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर भी एक हमारी IPS मैडम थी, वहाँ पर SP साहिबा प्रिंसी मैडम। तो एक दिन हमने अपने मैडम से कहा था कि आप ही एक ऐसी पहली महिला अफसर है जो कि सीधे इस पद पर आई है। तो मैडम प्रिंसी मैडम का जो पावर जो था वो बाइफर्केट होने के बाद ही मैडम आई थी SP ऊनकोटी, लेकिन आपका जो पावर जो है वो कभी बाइफर्केट नहीं हुआ है, आप सीधे सीधे इस पद पर आइए SP पद पर। तो हम आपका जो आज का जो प्रोग्राम जो है मैडम को सलाम, आपका स्वागत करते हैं फिर से। अब मैडम आते हैं हम 3rd स्टेज में, जैसे कि पुलिस नाम जो सुनते हैं जनता ना सुनती है, तो जो अच्छे लोग जो होते हैं वो तो खुश होते हैं, लेकिन जो पीछे से जो थोड़ा कुछ काम करते हैं पुलिस आई रे भाग रही, ऐसा होता है। तो हम जनता जानती है कि पुलिस का यही प्रधान कर्तव्य होता है, तो जनता का भी बनता है कि वो पुलिस को भी सहायता करे, और पुलिस का भी काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखे स्टेज पे। तो जनता का भी फर्ज है कि वो भी पुलिस की मदद करे, जैसे अभी मैंने कहा। तो इस संदर्भ में महाराष्ट्र पुलिस ने एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है, जो कि हमने भी देखा है, ताकि कोई भी अपराध या अपराधी तक शीघ्र पहुंचा जा सके। तो क्या आपकी पुलिस
इस विभाग की इस तरह की कोई फेसबुक अकाउंट या तो व्हाट्सएप या ट्विटर अकाउंट त्रिपुरा में इस या तरह की फैसिलिटी त्रिपुरा पुलिस पे भी है। त्रिपुरा पुलिस का फेसबुक पेज भी है जहाँ पे हम क्या करते हैं या पब्लिक हमें हेल्प करती है वो सारी डिटेल्स हम उस पर डालते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो SMS बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम भी है। अगर आप त्रिपुरा पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू मैडम। तो मैडम अभी हम एक वीडियो क्लिपिंग के बारे में आते हैं। तो हमने आपको पहले भी दिखाया वीडियो क्लिपिंग, अगर आप और एक बार देखना चाहें तो देख सकती हैं। नहीं मुझे अच्छा, तो हमारे दर्शकों को भी हम दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। ये वीडियो क्लिप जो है हमारे बॉलीवुड फिल्म जगत की है, जिसमें मेन रोल में थे सानी देओल और हीरोइन थी शिल्पा शेट्टी। ये फिल्म आई थी 2001 में, नाम था इंडिया। वहाँ पर सनी देओल जो है एक SCP की भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस फिल्म के हीरो जो है SCP साहब जो है सनी देओल, जो कि एक आप जैसे गंभीर पुलिस अफसर है मैडम, उनके कथन को आप किस हद तक समर्थन करती हैं? देखिए मैंने ये फिल्म पूरी नहीं देखी है, मैंने सिर्फ ये क्लिप देखी है। तो आखिरी में उन्होंने लाइन बोली है कि अगर पुलिस काम करे जैसे करना है तो लोग भी प्यार करेंगे। लोग प्यार नहीं करते, नेगेटिव में सोचते हैं, क्योंकि कुछ हरकतें हैं जो कि मतलब ऐसा समाज में लोग बोल रहे हैं कि थाने पे ऐसा होता है या वैसा होता है। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर हम काम करते हैं, हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं और कानून के हिसाब से अगर काम होता है तो पब्लिक हमें पसंद करती है। दूसरी बात बस ये है कि जो भी इन्होंने कहा कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि परिवार में भी कई तरह के लोग होते हैं। तो इसी हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट भी एक बड़ा परिवार जैसा है जिसपे की कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। हर उंगली अलग साइज की होती है एक हाथ में, हर सदस्य अलग तरह का होता है। तो कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना पुलिस की जिम्मेदारी है जनता के प्रति, उसे हम पूरी अच्छे तरीके से निभाएं। सबको जितना क्राइम है उसको कंट्रोल करें। और लोग जब हमारे पास आते हैं तो आई हैव एश्योर्ड, स्पेशली इन माई डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो व्हीकल चेकिंग में हो चाहे थाने पे हो, कि जो भी आदमी आता है क्योंकि ऑलरेडी वो दुख में आपके पास आ रहा है, तो हम उसके लिए बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी रेमेडी अगर हम प्यार से बस उसकी बात सुनें, उसके बाद तो कानूनी तरीके से हमें आगे चलना ही चाहिए। तो आई हैव एंश्योर्ड दिस थिंग, बिकॉज पहला ही अगर वो आके हमसे जब बोलता है हम उसकी प्यार से बात सुन लें, आधी समस्या उसकी दूर हो जाए। हमारे समाज में, देश में हम अधिकांश महिलाएं ऐसी है कि वो अच्छी गृहिणी के रूप में ही उभर कर आती रही है, क्योंकि अतीत से अगर हम देखते हैं एक अच्छी हाउस वाइफ के रूप में ही वो आती रही है। जबकि ये धारणा बदल चुकी है, देश बदल रहा है, ये समाज बदल रहा है, तो ये नियम भी कुछ हद तक, बहुत हद तक ये बदल चुका है। तो आज की महिलाएं जो है वो आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, जैसे कि आप भी बढ़ रही है। तो समाज सुधारक देश सभा से कई क्षेत्रों में तो लड़कों को भी पीछे छोड़ रही है महिलाएं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे राज्य की जो ओलंपियड जो है दीपा कर्मकार, वो भी एक महिला है। या तो कहीं अगर इतिहास की अगर हम बात करें, दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी रजिया सुल्तान, आपने भी सुना होगा, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो थे वो मैडम हम तो दर्शकों को बताना चाहेंगे, इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ग्रैंडसन थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही वहाँ पर एक कुतुब मीनार शुरू किया था, लेकिन वो समाप्त नहीं हो पाया था। बाद में वो जाके समाप्त किया था इल्तुतमिश ने, जो कि अब हम कहते हैं कि दिल्ली का कुतुब मीनार। इल्तुतमिश जो थे उनके भी कई सारे बेटे थे, फिर भी उनकी यही इच्छा थी कि कोई भी बेटा जो है मेरा दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठेगा, मेरी बेटी जो है रजिया सुल्तान, रजिया वो बैठे।
क्योंकि तथाकथित पुरुष शासित इस समाज में, इस ढांचे में कई सारे पुरुष इस निर्णय से असंतुष्ट थे कि नहीं रजिया, नहीं होगा, हम किसी औरत या महिला के अधीन हम काम नहीं करेंगे। जबकि बाद में ऐसा ही हुआ। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर भी बैठी थी, वो 4 साल तक शासन किया था उसने, और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो रजिया के ऊपर हमारे फिल्म जगत में भी फिल्म आई थी जिसमें हेमा मालिनी जो है ब्यूटी क्वीन, इसने भी उसने एक्टिंग की थी। तो इस वक्त की बात करें तो आप भी एक नारी है, बहुत सारे पुरुषों पर मैडम आप हुक्म चलाती है। तो ऐसी माता है जो खुद तो उभर कर सामने नहीं आ पाई है, परंतु अपने बेटियों की सफलता को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जी जान से तैयारी कर रही है ऐसी माता है। तो उन माताओं से क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? देखिए, ऐसी माता है जो ये सोचते हैं कि हम आगे नहीं आ पाए, वो चाहे हाउस वाइफ है, अपने बच्चे को बड़ा मतलब पाल पोस के बड़ा किया है, ये कोई छोटा काम नहीं। एक गृहिणी का भी जो काम है वो छोटा काम नहीं है। अगर हम ऑफिस में हैं तो और एक गृहिणी घर में दिन भर काम कर रही है, वो छोटा काम नहीं है। तो वो भी मेरे से कम नहीं है, उसका काम किसी और से कम नहीं है, तो वो भी उतने ही सम्मान की अधिकारी है। दूसरा कि जो माताएं चाहती हैं कि हमारी बेटियां बाहर निकल के नाम कमाएं, तो मेरा ये मानना है कि बचपन से ही आप बेटी और बेटे में भेदभाव ना करें। जितना मौका आप बेटे को देते हैं उतना मौका आप बेटी को दीजिए। बड़े होने पे भी, क्योंकि जनरली देखा जाता है स्कूलिंग तक तो सब अच्छा पढ़ा देते हैं, लेकिन जब बाहर भेजने की बात आती है या हायर स्टडीज की बात आती है तो उस समय सोचते हैं कि भाई इतना पैसा तो इसकी शादी में खर्चना पड़ेगा, तो पढ़ाई पे करें, क्या करें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप अगर एक बार उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पैसा खर्च करते हैं या उसको मौका देते हैं, क्योंकि हर समय पैसे की भी जरूरत नहीं है, उसमें टैलेंट इतना होगा, कभी स्कॉलरशिप से जाएगी, कभी कभी सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ के भी बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। तो बस उसे वो मौका दीजिए कि वो अपने पैरों को फैला पाए और आगे का अपना जीवन, अपनी स्थिरता वो अपने दम पे खुद ले आएगी। तो प्रिय दर्शक, जैसे कि आज हम खड़े हैं हमारे एसपी साहिबा मैडम जो है लाकी जी, तो हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी अपनी बेटियों को अपने परिवार की लाकी बनाने की जरूर कोशिश कीजिए। वह आप ही के पुलिस विभाग के एक एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गौतम सिन्हा, जो कि कैलाशर थाने में कार्यरत है। उनके सुपुत्र गौरव सिन्हा, जिसे मई के महीने में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन सेरेमनी हुआ था, वहाँ पर हमारे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी वहाँ पर उपस्थित थे। और गौरव सिन्हा को फर्स्ट इन मैथ के लिए उनको गोल्ड मेडल दिया गया था, जो कि आपके पुलिस विभाग के लिए भी बड़े गर्व की बात है। तो इस मंच से आज आप गौरव सिन्हा या गौतम सिन्हा को कुछ कहना चाहेंगे मैडम? जैसा कि आपने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात है, तो इंडीड ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक एएसआई है, उनका बेटा मतलब इस बिल्कुल गौरव सिन्हा, उसको मतलब इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं उस बच्चे को मतलब अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके पिताजी उसको आगे जहाँ तक अपने जीवन में उसे आगे बढ़ना है, जो ऊंचाइयाँ प्राप्त करनी है, उसमें उसकी पूरी मदद करें। और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी अगर हमसे कुछ हो पाएगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत इज्जत की और गर्व की। जरूर मैडम। तो गौरव जी, आपने जरूर सुना होगा, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं गौरव जी या गौतम जी, तो आपने मैडम की बात को सुना होगा, जरूर गौर कीजिए। आपकी सेवा जो है, हमारी सेवा जो है, या तो कहे तो भारतवासियों की सेवा जो है, वो ताल्लुक रखती है समाज सेवा, जन सेवा, सर्वोपरि देश सेवा से। तो आज के इस खास जो कार्यक्रम मैडम को सलाम में जनता आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी देशभक्ति गीत यानी पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ मैडम आपके मुंह से। पैट्रियोटिक सॉन्ग हम भी वैसे तो मैं सिंगर नहीं हूँ बस सिंगर तो हम भी नहीं है, लेकिन कोशिश कर लेते हैं हम। 2 लाइन में
जरूर बोल देती हूँ। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा था मतलब कि आप एक सिंगर नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक जो है आपको देख रही है, सुन रही है, और हम भी तो सुने हैं। हमको तो ऐसा ही लगा मैडम कि आप भी लता मंगेशकर से कम नहीं है। मैं IPS ही ठीक हूँ। हाँ, प्रिय दर्शक, तो आज का हमारा ये खास जो कार्यक्रम था मैडम को सलाम समाप्त होने के पद पर है, और हमको समय देने के लिए हमारे एसपी साहब का जो IPS अफसर है लाकी चौहान जी, हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं उत्तम सिन्हा हम रिपोर्ट आएंगे और सुमन सिन्हा हम आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।